Assalamu alaikum, and I hope all of you are doing well. And welcome to the next lecture. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फेमस ब्रिटिश पर्सनालिटी और वी कैन से अ पॉलिटिशियन उनके बारे में पढ़ा था, ग्लैडस्टोन, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ और उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम एक और ब्रिटिश पॉलिटिशियन जो कि उस एरा में बहुत फेमस थे, बेंजामिन डिसराइली, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर का मेन फोकस दो से तीन चीज़ें होंगी। एक तो हम ईस्टर्न क्वेश्चन के ऊपर जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिटिशियंस के एराज में वो भी देखेंगे, और स्पेसिफिकली बेंजामिन डिसराइली के एरा में हम देखेंगे कि ईस्टर्न क्वेश्चन कैसे डेवलप हुआ और ब्रिटेन ने अपने कौन से इंटरेस्ट थे जब ईस्टर्न क्वेश्चन पे डेवलपमेंट्स हो रही थी तो वो इंटरेस्ट सिक्योर करने की कोशिश की। तो पहले इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम ट्रीटी ऑफ बर्लिन देखेंगे जो कि 1878 में साइन की गई थी, और ये एक यूरोपियन वाइड ट्रीटी थी जिसमें मेजर यूरोपियन पावर्स थी इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ टर्की विच वाज एट दैट टाइम कॉल्ड द ऑटोमन एम्पायर। तो उसके क्या व्यूज थे ट्रीटी ऑफ बर्लिन कैसे वजूद में आई, उससे पहले कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी, किस ट्रीटी को एक तरह से ओवरस्टेप करके ट्रीटी ऑफ बर्लिन को साइन किया गया, क्या रशिया के इंटरेस्ट को ट्रीटी ऑफ बर्लिन में चेकमेट किया गया या नहीं, ब्रिटेन ने अपने इंटरेस्ट सिक्योर किए कि नहीं। और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे बेंजामिन डिसराइली, उन्होंने जब ये क्लेम किया कांग्रेस ऑफ बर्लिन के बाद के ही हैज सिक्योर्ड पीस विद ऑनर, के जी हमने अमन एक तरह से ऑनर के साथ ही सिक्योर किया। तो इस क्लेम को हम देखेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये क्लेम जो है बेंजामिन डिसराइली का जस्टिफाई होता है या नहीं हिस्टोरिकल इवेंट्स की बुनियाद पे। तो पास्ट पेपर का अगर क्वेश्चन इसमें हम देखें तो इसमें बेंजामिन डिसराइली के हवाले से जो क्वेश्चन रिसेंटली भी आया है कि एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिसराइली विद स्पेशल रेफरेंस टू पीस विद ऑनर। तो जब हम पीस विद ऑनर की यहाँ पे बात करते हैं तो दैट स्पेसिफिकली रेफर्स टू कांग्रेस ऑफ बर्लिन, क्योंकि जब डिसराइली ने ये लफ्ज यूज किया था तो ही हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द कांग्रेस ऑफ बर्लिन, और ये उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे कोट की है, दैट लॉर्ड सेलिसबरी एंड माई सेल्फ ब्रॉट यू बैक पीस, बट अ पीस आई होप विद ऑनर which may satisfy our sovereign and tend to the welfare of the country। तो अब हम इन इवेंट्स का एक तरह से जायजा लेंगे। अब आपको पता है कि क्राइमियन वॉर के बाद से ईस्टर्न क्वेश्चन एक तरह से मसला बना हुआ ही था, जिसमें रशिया के इंटरेस्ट डिफरेंट थे, ब्रिटेन के इंटरेस्ट डिफरेंट थे, और बाल्कन रीजन में, बाल्कन पेनिनसुला में एक नेशनलिस्टिक वेव चल रही थी। तो हर कंट्री के उसमें इंटरेस्ट डिफरेंट थे, जिसमें हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखी। अभी आगे चल के हमें देखेंगे, हमें सर्ब्स नजर आएंगे, हमें और भी मल्टीपल नेशनैलिटीज के लोग नजर आएंगे जो कि बाल्कन पेनिनसुला में रिजाइड करते थे। तो हम देखेंगे उनके अपने इंटरेस्ट किस तरह से इन मेजर पावर्स के इंटरेस्ट से जो है वो वेरी करते थे। तो ये बेंजामिन डिसराइली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, दैट ही वाज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिशियन who belonged to the conservative party in 19th century, और इन्होंने दो टाइम जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सर्व किया था, फर्स्टली फ्रॉम 68 टू 69 एंड सेकेंडली फ्रॉम 74 टू 78। और ट्रीटी ऑफ बर्लिन जो साइन हुई थी दैट वाज साइंड इन 1878। मेजर डेवलपमेंट ऑन द ईस्टर्न क्वेश्चन। So Disraeli's foreign policy was associated with the concept of peace with honor, was a significant aspect of his political agenda during his time in office. We'll obviously weigh if this statement holds true in the context of historical events. तो अब दो तीन चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट इसमें समझने की ज़रूरत है कि यूरोप में उस पॉइंट पे डेवलपमेंट्स हो क्या रही थी। 1871 के अंदर जर्मन स्टेट का एक तरह से कयाम होता है, जो मॉडर्न डे जर्मनी जिसे आप कहते हैं, वो 1871 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हुआ है। और जब हम हिस्टोरिकली एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रूशिया, तो ये भी जो है ये मॉडर्न डे जर्मनी के बारे में ही आता है। तो जर्मनी एक तरह से
मेजर पावर के तौर पे इस पॉइंट पे यूरोप में उभरी। अब जर्मन इंटरेस्ट इंग्लैंड के इंटरेस्ट से बिल्कुल पोल्स अपार्ट थे, जो कि हमें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी फिर जाके नजर आता है कि जर्मनी एक डिफरेंट कैंप में था, ब्रिटेन एक डिफरेंट कैंप में था। लेकिन इस पॉइंट पे बिस्मार्क जो था, जो कि जर्मनी का उस पॉइंट पे लीडर था, बिस्मार्क ने रशिया को इंकरेज किया दैट द रशियंस शुड रिप्यूडिएट द क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस विच वाज साइंड आफ्टर द क्राइमियन वॉर। ये उस ट्रीटी ऑफ पेरिस की बात हो रही है जो क्राइमियन वॉर के बाद साइन हुई थी। और क्राइमियन वॉर और ट्रीटी ऑफ पेरिस में एक बुनियादी शिक थी कि ब्लैक सी को डीमिलिटराइज किया जाएगा। ब्लैक सी की सिग्निफिकेंस भी हमें पता है कि ब्लैक सी प्रोवाइड्स एन आउटलेट टू द मेडिटेरेनियन सी, और ब्लैक सी एक ऐसा इलाका है जो कि साल हा साल पूरे साल जो है वो शिपिंग के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ रशिया विच वर आइस बाउंड एट दैट टाइम। तो बेसिकली रशियंस को जो बिस्मार्क जो उस पॉइंट पे था, उसने एक तरह से इंकरेज किया कि वो ट्रीटी ऑफ पेरिस ने जो स्टेटस को एस्टैब्लिश किया था उसको खत्म करे। और ट्रीटी ऑफ पेरिस की एक और भी क्लॉज थी कि द सुल्तान ऑफ टर्की वुड, मतलब वो अपने जो क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ अच्छी तरह से पेश आएगा। लेकिन हमने देखा कि वो जो परसिक्यूशन है और वो एक तरह से जो हॉस्टिलिटी है जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स के दरमियान एक तरह से तारीखी तौर पे एग्जिस्ट कर रही थी, वो पॉलिसी ऑफ परसिक्यूशन सुल्तान परस्यू मजीद करता है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर जो स्टेटस को एस्टैब्लिश हुआ था उसे दोनों साइड्स एक्सेप्ट एक तरह से नहीं कर रही होती, रशियंस, ऑटोमन एम्पायर, बिस्मार्क एंड ऑल द अदर पावर्स। तो यहां पे फिर जो एक पॉइंट हमारे पास सामने हमें नजर आता है, और हमने वहां पे ये भी पढ़ा था ट्रीटी ऑफ पेरिस और क्राइमियन वॉर के अंदर कि किस तरह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो रशियंस को अपनी अलीजेंस जो है वो ओ करता है, और इसी तरह जो कैथोलिक और सम पार्ट्स में फ्रेंच को भी ओ करता है। तो रशिया का एक तरह से इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। ऑल द ट्रीटी ऑफ पेरिस में रशिया ने उन तमाम चीजों से पीछे हट गया था, उसने टर्की की या ऑटोमन एम्पायर की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इस पॉइंट पे जाके कॉन्फ्लिक्ट मजीद एस्केलेट होना शुरू होता है। The atrocities stirred the conscience of European countries, particularly रशिया, और रशिया ने इंटरवीन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक रशिया और टर्की के दरमियान एक वॉर हुई, और इस वॉर को रशिया ने जीता, और इसके एंड पे ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो ये साइन हुई। अब इस ट्रीटी में क्योंकि रशिया ऑब्वियसली जंग जीत चुका था, तो रशिया ने इस ट्रीटी के थ्रू बहुत ज्यादा गेन किया। अब वो गेन क्या था वो ये देखें। और एक बात, अगर रशिया गेन कर रहा है तो ब्रिटेन की जो बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी है वो खराब हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने में ब्रिटेन को ही एक तरह से फायदा था कि अगर कोई और यूरोपियन पावर मजीद एक तरह से ग्लोबल एम्पायर की फॉर्म में इमर्ज नहीं करती, तो ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की जो ट्रेड था, या ब्रिटेन की इकोनॉमी थी, या ब्रिटेन की सोसाइटी थी, उसको एक तरह से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती थी। तो ब्रिटेन की बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी खराब होती थी अगर रशिया मजीद अपने इंटरेस्ट गेन करता था। लेकिन ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो में रशिया ने मजीद इंटरेस्ट गेन किया। पहला कि बाल्कन पेनिनसुला में यहाँ पे मजीद स्टेट्स का क़याम हुआ, जिसमें सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और रोमेनिया है। मतलब ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन को एक फर्दर स्टेप मिला, और जो एस्पिरेशंस थी बाल्कन पेनिनसुला के लोगों की, उनको एक तरह से मीट किया गया। सेकेंडली, अ स्टेट ऑफ बिग बल्गेरिया वाज क्रिएटेड, दिस वाज आल्सो इन द बाल्कन रीजन, और उसको रशिया के कंट्रोल में दे दिया गया। मतलब रशिया ने टेरिटरी एक तरह से गेन की। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको विजुअली भी आपको दिखाऊंगा। और थर्डली, द टर्क्स वर फोर्स्ड टू पे अ लार्ज वॉर इंडेमनिटी। तो टर्की की इकोनॉमी, ऑटोमन एम्पायर की इकोनॉमी उस पॉइंट पे मजीद एक तरह से वीकेंड स्टेट में थी, तो उसको वॉर इंडेमनिटी भी एक तरह से करने को कहा गया। तो ऑटोमन एम्पायर ने टेरिटरी लूज की, एक स्टेट ऑफ बिग बल्गेरिया क्रिएट की गई जो कि रशिया को दी गई, और ऑटोमन एम्पायर ने एक लार्ज वॉर इंडेमनिटी पे की रशियंस को।
तो रशिया ने इटसेल्फ रशियो टर्किश वॉर से ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो के बाद बहुत गेन किया, लेकिन इन गेन्स को जो यूरोपियन पावर्स थी बाकी, उन्होंने बहुत रिजेंट किया। स्पेशली ब्रिटेन रिजेंटेड द गेन्स मेड बाय रशिया इन ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो, एंड ब्रिटेन आस्क्ड फॉर द रिवीजन ऑफ दिस ट्रीटी। और इस रिवीजन की फॉर्म में जो स्टेटस को कायम हुआ वो ट्रीटी ऑफ बर्लिन के थ्रू कायम हुआ, सॉरी ट्रीटी ऑफ बर्लिन, एंड दे डिमांडेड अ ट्रीटी ऑफ रिवीजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो। तो ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो को जब रिवाइज किया गया, जो स्टेटस को ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो ने स्टैब्लिश किया था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई। ये हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन एम्पायर ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग अ की टू द ईस्ट, और यही हमारा ईस्टर्न क्वेश्चन है। ये आपकी पूरी बाल्कन पट्टी है, ये देखें, ये एरो से मैं शो कर रहा हूँ, ये जिसमें ग्रीस आ जाता है, बल्गेरिया, रोमेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और चेकोस्लोवाकिया, क्रोशिया, आई गेस इसमें इन सारी स्टेट्स में आ जाता है। थोड़ा सा इसको देखें, ब्रिटेन आपका यहाँ पर है, ये बीच में आपका इंग्लिश चैनल है, ये फ्रांस है, यहाँ पे आपका स्पेन है, ये आपका पोर्चुगल है, ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर है। आगे हम इसकी भी सिग्निफिकेंस देखेंगे। ये आपकी जर्मन स्टेट है, यहाँ पे बेल्जियम और नेदरलैंड्स की टेरिटरी आपको यहाँ पे पिंक और आई गेस ऑरेंज कलर है इसमें नजर आ रही है। तो ये बिग बल्गेरिया की स्टेट को, ये देखें जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको ऑक्यूपाई किया। तो रशिया ने बेसिकली मजीद टेरिटरी गेन की। ये आपकी ब्लैक सी है और ये आउटलेट प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, ये देखें, ये मेडिटेरेनियन सी है। स्पेलिंग आई गेस ठीक ही है, लेकिन अगर गलत हो तो माजरत। ये आपका अफ्रीकन रीजन है पूरा। देखिए, मैंने इस पूरे कोर्स में आपको बड़े मैप्स दिखाए हैं, तो जहाँ जहाँ मैं मैप्स शो कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर आंसर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैप की फॉर्म में चीज़ें समझाएं। ये बहुत डिफरेंस बेसिकली क्रिएट करते हैं, स्पेशली हिस्ट्री के पेपर्स में, क्योंकि आप यूरोप में देखें, देयर हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री फुल ऑफ वॉर्स। तो उसमें कभी टेरिटरीज रिवाइज हो रही हैं, कभी कोई टेरिटरी गेन कर रहा है, कभी कोई टेरिटरी लूज कर रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये the treaty deprived Russia of most of the gains she made in the Treaty of Saint Stefano। तो जब Treaty of Berlin एक तरह से साइन हुई, तो रशिया को जो गेन्स Treaty of Saint Stefano में मिले थे, उनको एक तरह से रशिया को वो गेन्स एक तरह से वापस ले लिए गए। तो ये ब्रिटेन की ये एक सक्सेस यहाँ पे रहा था। लेकिन यही चीज़ें बाद में हम देखते हैं कि किस तरह वर्ल्ड वॉर 1 का सबब बनी है। तो इवेंट्स को काइंडली कनेक्ट मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो ऑस्ट्रिया वॉज गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ओवर बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। अब यहाँ पे इस पॉइंट की ये एक सिग्निफिकेंस है, और ये एक मेजर पॉइंट है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 का सबब बना था। ऑस्ट्रियन एम्पायर डिफरेंट था, बॉस्निया हर्जेगोविना एक डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग उसमें एग्जिस्ट करते थे। अब वर्ल्ड वॉर 1 हुई किस वजह थी कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के जो एक तरह से एयर था, आर्च ड्यूक फ्रांड फर्डिनेंड, उसको एक सर्ब ने जो है वो मार दिया था, गैवरीलो प्रिंसिप जिसका नाम था। अब वो सर्ब ने क्यों मारा था? बिकॉज वो सर्बियन नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे और वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के अंदर नहीं रहना चाहते थे। तो लेकिन इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि किस तरह ये ऑस्ट्रिया ने बेसिकली वो टेरिटरी गेन की। इंग्लैंड ने सिप्रस जो है टर्की के अंदर ही, ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही आता था, लेकिन सिप्रस की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस पे जो है वो बिलोंग करती थी। फिर जो बिग बल्गेरिया की स्टेट थी, जो कि ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो में रशिया के कंट्रोल में दी गई थी, दैट वाज सेपरेटेड इनटू 3 पार्ट्स। मैसेडोनिया उसमें से टर्की को वापस दे दिया गया। मॉडर्न डे में मैसेडोनिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। द मेन पार्ट ऑफ बल्गेरिया वेयर द बल्गर्स लिव्ड was separated and given the status of an independent state। तो रशिया के कंट्रोल के अंदर से बल्गेरिया की स्टेट को मोस्टली हटा दिया गया। मैसेडोनिया वाला पार्ट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया, और जो मेन पार्ट था बल्गेरिया का, उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो और चौथा पॉइंट, दैट रशिया वाज गिवन बेसार्बिया, दिस वाज आल्सो अ टेरिटरी इन मॉडर्न डे रोमानिया। तो इससे रशिया की बाउंड्रीज अप टू डेनूबे रिवर जो है उस तक एक्सटेंड हो गई। मैंने क्राइमियन वॉर वाले क्वेश्चन में आपको डेनूबे रिवर की सिग्निफिकेंस शो की थी कि डेनूबे रिवर किस तरह ब्लैक सी से भी कनेक्ट करता है
और वो तमाम मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज से पास करता हुआ, तो बेसिकली वो ईस्टर्न पॉइंट और एक वेस्टर्न पॉइंट के दरमियान तमाम जो मेजर कंट्रीज हैं यूरोप की, उससे ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट कर रहा था। तो रशिया की बिसार्बिया जो रशिया के कंट्रोल में गया, उससे रशिया के जो फ्रंटियर्स थे वो एक तरह से डेनूबे रिवर तक एक्सटेंड हो गए। अब हम देखते हैं कि डिसराइली का जो क्लेम था पर्टिकुलर, और इसमें हर पॉइंट एक आर्ग्यूमेंट है कि उसने वो पीस विद ऑनर सिक्योर किया, क्या वो जस्टिफाई करता है या नहीं करता। तो पहला पॉइंट है कि जो पॉलिटिशियंस एट बर्लिन वर मोटिवेटेड बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेट्स वहां पे थी, सबने ये कोशिश की कि कोई सोल्यूशन ना निकाला जाए, बाल्कन नेशनलिज्म का कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए या ईस्टर्न क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लिया जाए। ये एक तरह से इंटरेस्ट थे ही नहीं। इंटरेस्ट क्या होते कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी गेन की जाए, इंपीरियलिज्म को प्रमोट किया जाए, कॉलोनाइजेशन को प्रमोट किया जाए। और इसी का नतीजा था कि बिसार्बिया जो था रशिया को दिया गया, मतलब एक तरह से बंदरबाट की गई। सिप्रस इंग्लैंड को दे दिया गया, बॉस्निया हर्जोगोविना ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। तो जो टेंशन, सिमरिंग टेंशंस थी, नेशनलिस्टिक टेंशंस, उनका एक तरह से कोई हल नहीं निकाला गया। दूसरा पार्ट की द मैसेडोनिया वाज लेफ्ट अंडर द टर्क्स, इट लेड टू ग्रेट रिजेंटमेंट एंड आउटब्रेक ऑफ द बाल्कन वॉर। बाल्कन वॉर हमें एक 20th सेंचुरी में नजर आती है ये बात के, क्योंकि जो बाल्कन पेनिनसुला के लोग थे वो अपनी एक इंडिपेंडेंस चाहते थे, जैसे हमारी एक तरह से इंडिपेंडेंस हुई थी ब्रिटिश से, इंडिया पाकिस्तान हमारा एक अपना फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म था। बाल्कन पेनिनसुला में भी इसी तरह था कि मल्टीपल एथनिसिटीज़ के लोग एग्जिस्ट कर रहे थे और वो अपनी ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। तो जब टर्की के अंडर ही उसको दोबारा दे दिया गया, तो उससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई कि बाल्कन वॉर जो कि 20th सेंचुरी में बाद में हुई, और बाल्कन वॉर भी दो, फर्स्ट बाल्कन वॉर हुई, सेकंड बाल्कन वॉर हुई। अब इसमें देखें कि फर्स्ट बाल्कन वॉर में क्या हुआ था कि इन तमाम बाल्कन स्टेट्स ने मिलके टर्की से छुटकारा हासिल किया। लेकिन सेकंड बाल्कन वॉर में क्या हुआ कि आपस में ही ये जो कंट्रीज थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, इनकी आपस में ही लड़ाई हो गई, क्योंकि जो फर्स्ट बाल्कन वॉर के बाद जो टेरिटोरियल सेटलमेंट थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ बाल्कन स्टेट्स उससे एग्री नहीं कर रही थी। और ये थर्ड पॉइंट, दैट बॉस्निया एंड हर्जेगोविना वाज प्रूव टू बी द मेन कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया। जैसे मैंने आपको बताया, गैवरिलो प्रिंसिप हु वाज अ सर्ब एंड ही किल्ड द heir to the Austro-Hungarian throne whose name was Archduke Franz Ferdinand। और ये वर्ल्ड वॉर वन का मेन जो टिपिंग पॉइंट था, या फिर कह लें जिसने इग्नाइट किया था वर्ल्ड वॉर वन को, ये पॉइंट है। और ये स्टेटस को कब कायम हुआ था, ये कांग्रेस ऑफ बर्लिन में जाके एक तरह से कायम होता हुआ आपको नजर आता है। उसके बाद यहाँ पे हम इस पॉइंट को देखते हैं कि क्योंकि सार्बिया को रशिया को दे दिया गया, तो वही नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं कि रोमेनिया जो है, दैट इट मेड रोमेनिया एंड रशिया वेरी आर्च एनिमीज। उसके बाद वही बात कि द ट्रीटी फ्लाउटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म। जो बाल्कन नेशनलिज्म था उसको डिफरेंट स्टेट्स जब सपोर्ट कर रही थी, तो उसके प्रिंसिपल्स को बेसिकली एक तरह से फ्लाउट कर दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे मेजर एक्टर्स आपके सामने कौन से। यहाँ पे एक ब्रिटेन है जिसकी पॉलिसी है कि जी हमने बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको मेंटेन करना है, किसी भी स्टेट की ओवर आर्चिंग डोमिनेंस नहीं कायम करनी। हमारे सामने जर्मनी है जो कि एक इंपीरियलिस्टिक स्टेट के तौर पे उभरता हुआ हमें नज़र आता है। और जर्मनी भी जो है, जो पैन स्लेविक नेशनलिज्म है जो कि बाल्कन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जर्मनी भी उसे सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जर्मनी जो एरिस्टोक्रेटिक किंगडम्स एग्जिस्ट करती हैं यूरोप में उस टाइम में, पैन स्लेविक नेशनलिज्म उसके खिलाफ है। यहाँ पे हमें रशिया नज़र आता है, रशिया अपने किस तरह अपने फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ब्रिटेन देख लें, जर्मनी देख लें, रशिया देख लें, और फिर हमारे सामने चौथा एक्टर एक मेजर बाल्कन स्टेट्स हैं जो कि अपने नेशनलिज्म को सपोर्ट करिए। यहाँ पे एक और एक्टर यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी है, जैसे हमने देखा बॉस्निया हर्जेगोविना उसने अपने टेरिटरी के अंदर लिया और वो कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ गए। अब यहाँ पे the support extended by Bismarck to Austria greatly offended Russia and she started drifting away from Germany। बिस्मार्क ने इस ट्रीटी के अंदर जो था वो सपोर्ट ऑस्ट्रिया को बॉस्निया हर्जेगोविना लेने के लिए एक्सटेंड किया,
जिसने रशिया और जर्मनी के दरमियान जो है एक तरह से डिवाइड क्रिएट किया। और यहां से डिवीजन जो है आपको यूरोप में होती हुई नजर आती है, और यही कैंप्स फर्दर वर्ल्ड वॉर वन में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी का अलायंस था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, और फ्रांस, रशिया और यहाँ पे ब्रिटेन भी शामिल कर लें, इन तीनों का अलायंस था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिड डिसरायली सिक्योर पीस विद ऑनर, तो इसका जवाब ऑब्वियसली नो है। और वो नो क्यों है उसको आपने फिर मैप्स, ट्रीटीज की क्लॉजेस के थ्रू और इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू शो करना है। अब ये कुछ references हैं. The settlement reached at the Congress of Berlin had the remarkable outcome that it left each part dissatisfied and more anxious than before. Balkan states dissatisfied थी, रशिया dissatisfied था, और ब्रिटेन भी, ऑटोमन एम्पायर dissatisfied था, ब्रिटेन सेटिस्फाइड था लेकिन वो सेटिस्फैक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। और secondly, Disraeli boasted of having secured peace with honor. There was again Ottoman Empire in Europe and the eastern interests of England were not firmly preserved. कि अब टर्नर यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है कि डिसराइली का तो क्लेम था कि उसने पीस विद ऑनर सिक्योर कर लिया है, लेकिन जो कि ईस्टर्न पोजेशंस थे ब्रिटेन के, इस ट्रीटी के बाद उन्हें मजीद, टर्नर का ये ओपिनियन है कि उन्हें मजीद वल्नरेबल कर दिया। और ये पॉइंट आप एक आर्ग्यूमेंट, इन रेफरेंसेस को आप एक आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं कि ब्रिटेन की जो ईस्टर्न पोजेशंस थी, ईस्टर्न कॉलोनीज थी, उन्हें मजीद वल्नरेबल बना दिया इस ट्रीटी ने। तो आई होप ये लेक्चर में आपने, और काइंडली से प्रीवियस जो हमने ईस्टर्न क्वेश्चन पे डेवलपमेंट्स देखी हैं उनको, उनके साथ एक तरह से कंबाइन करें, इसको अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, या फिर इसकी एक आउटलाइन ज़रूर आप अपने पास एक बना के रखें। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।